हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास वाईटी पर। और मैं शिवराम सैनी आपके लिए लेकर के आया हूँ आज क्लास 8 का मॉडल पेपर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के हम बात करेंगे आज। देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने अब सभी क्लासेज के यानी 5th के 6th 7th और 8th क्लास के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। हम सभी पेपरों के बारे में या जितनी संभव हो सकेगी सबके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम गणित का पेपर लेकर के आए हैं आपके पास। बताएंगे एक एक प्रश्नावली में कैसे कैसे प्रश्न होंगे। छोटे हमारे पास यहाँ प्रश्नों की 4 प्रकार की कैटेगरी है, 4 भागों में बांटा गया है प्रश्नों को। बिल्कुल अवैध वाले छोटे प्रश्न हैं। उसके बाद एक शब्द के एक लाइन वाले उत्तर वाले प्रश्न है जिसको अति लघुतरात्मक प्रश्न कहते हैं। उसके बाद शॉर्ट ऐसे टाइप यानी लघुतरात्मक प्रश्न है जिसमें आपको 2-3 लाइन के आंसर देने हैं। उसके बाद है ऐसे टाइप यानी निबंधात्मक प्रश्न यानी बड़े प्रश्न जिनके आंसर आपको एक पेज पर या आधे पेज पर देने हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ यानी अवैध प्रकार के प्रश्नों की हम बात करें तो वो हमारे पास संख्या में है 11 और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का है हमारे पास। इस प्रकार से कुल 11 प्रश्न 11 अंकों के बनते हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम बिल्कुल अति लघुतरात्मक यानी एक शब्द या एक लाइन वाले उत्तर वाले प्रश्नों की। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या हमारे पास 7 होगी और प्रत्येक अंक 2 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर के 14 अंक आपको अति लघुतरात्मक प्रश्नों के मिलेंगे। उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें जिनके उत्तर हमारे पास 3 से 5 लाइनों के होंगे। ऐसे 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल मिलाएं तो 5 × 3 15 अंकों का ये भाग होगा। चौथे भाग की बात करें निबंधात्मक प्रश्न यानी ऐसे टाइप, वो केवल 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। कुल मिलाकर ये भाग कितना का होगा 10 का। तो इस प्रकार से पेपर आपका टोटल बनेगा 50 अंकों का। ठीक है। ये तो बात होगी हमारे पास पेपर में क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी। हमारे पास जो निबंधात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न है यहाँ पर हमें अथवा भी देखने को मिलेंगे। चलो उसके बारे में सभी के बारे में हम बात करेंगे, कहाँ अथवा मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। पेपर को बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। जो प्रश्न जिस प्रश्नावली में से आ रहा है वो हमेशा उसी जगह से मिलेगा। जैसे मान लीजिए छठा प्रश्न है, वो छठा प्रश्न आपको चौथी प्रश्नावली में से मिला है तो छठा प्रश्न हम आपको चौथी प्रश्नावली में से ही मिलेगा। इस प्रकार से आपको समझना है पेपर को। हम पूरी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले और हमें भी आपके साथ का सपोर्ट मिल जाएगा। हम पेपरों का पूरा विश्लेषण करेंगे तो अपने दोस्तों को कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के उनको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और वो भी सभी सब्जेक्टों के पेपर्स को जान पाएँ। जितना संभव होगा हम सब्जेक्टों के जितने पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे गणित का आपको करवा देंगे साथ साथ ही सोल्व लगभग सा, ऐसे ही हम साइंस का भी करा देंगे और हिंदी के लिए भी कराने की कोशिश करेंगे और अन्य सब्जेक्टों के लिए भी हम पेपर तो जरूर उपलब्ध करवाएंगे आपको। सॉल्यूशंस की हम कह नहीं पाएंगे कि वहाँ से मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। कोशिश होगी कि अपने साथियों से सहयोगियों से हम इसके बारे में बातचीत करें और आपके लिए आंसर उपलब्ध करवा पाएँ उनके भी। तो सबसे पहले तो आप पेपर को समझ लीजिए। ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गणित के पेपर में प्रत्येक प्रश्नावली के हिसाब से कैसे कैसे प्रश्न होंगे। चलिए ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहली प्रश्नावली को देखें हम, परिमेय संख्या। आप हो सकता है बुक में पहले नहीं हो, मैं नाम बोल रहा हूँ उसके हिसाब से देखना। परिमेय संख्या जो प्रश्नावली है उसमें वो आपके पास 3 अंक की थी, हमने पहले भी बताया था। वहाँ से आपके पास एक अवैध का प्रश्न होगा 1 अंक का और एक प्रश्न आपके पास कैसा होगा वेरी शॉर्ट आंसर यानी अति लघुतरात्मक। कुल मिलाकर के 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ से ध्यान रखना कोष्टक में अंक लिखे हुए हैं और बाहर लिखी गई संख्या और प्रश्नों की संख्या है। तो इस परिमेय संख्या प्रश्नावली में से आपके पास 2 प्रश्न आएंगे, एक होगा अवैध का और एक होगा बिल्कुल छोटा एक लाइन में आंसर देने का जो कि 2 अंक का होगा। तो 2 प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्ग एवं वर्गमूल प्रश्नावली की। तो वर्ग एवं वर्गमूल प्रश्नावली में आपके पास अवैध वाले 3 प्रश्न होंगे। छोटे छोटे अवैध के कितने प्रश्न होंगे 3 प्रश्न होंगे और एक आपके पास अति लघुतरात्मक प्रश्नों का होगा एक लाइन वाला प्रश्न जो कि 2 अंक का होगा। तो कुल मिला के 4 प्रश्न होंगे और अंकों की संख्या हो जाएगी 5 यानी प्रश्नावली 5 अंक की है। पहले भी नोट कराया गया था, किसी ने नहीं किया है वो अब भी कर सकता है। उसके बाद अगली प्रश्नावली घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल प्रश्नावली है वो आपके पास 4 अंक की है। यहाँ पर आपके पास 2 प्रश्न हैं वो होंगे अवैध के। कैसे होंगे अवैध वाले। और एक प्रश्न है वो छोटे बिल्कुल एक लाइन के उत्तर वाला प्रश्न होगा। तो कुल मिलाकर के 3 प्रश्न इस प्रश्नावली में से मिलेंगे और ये प्रश्नावली 4 अंक की हो जाएगी। अगली प्रश्नावली की बात करते हैं राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना प्रश्नावली है वो 4 अंक की है। अब बात करें यहाँ पर तो एक अवैध का प्रश्न आपको मिलेगा और दूसरा 3 अंक का आपके पास एक लघुतरात्मक प्रश्न होगा यानी 5-6 लाइनों का जो प्रश्न मिलेगा उत्तर लिखने के लिए वो प्रश्न होगा। कुल मिला के इस प्रश्नावली में से 2 प्रश्न होंगे और 4 अंक के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रश्नावली 5वां सीधा एवं प्रतिलोम अनुपात। ये प्रश्नावली छोटी सी है, 2 अंक के लिए है आपके पास और यह एक ही प्रश्न आएगा मात्र 2 अंक का, छोटा सा 1-2 लाइन का। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली एक चर वाले रैखिक समीकरण की। ये 6 अंक की है, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, 6 अंक के अब तक की सबसे बड़ी है।
तो 6 अंकों में बात करें तो एक अंक का एक एबेसेदे का प्रश्न होगा और साथ में एक बड़ा प्रश्न होगा 5 अंक का। ये ध्यान रखना है यहाँ से, कितना, एक बड़ा प्रश्न जहाँ पर समीकरण हल करवाई जा सकती है आपसे, 5 अंक का एक बड़ा प्रश्न। अभी हम पेपर भी बात करेंगे उसके बारे में भी, कहाँ से कैसा प्रश्न मिल रहा है, तो वैसे ही प्रश्नों को आप ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीकाएं। तो बीजीय व्यंजक और स्वर समीका प्रश्नावली 5 अंक की है। यहाँ पर आपके पास 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर के 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, वो 5 अंक के होंगे टोटल मिलाकर के। अगली जो प्रश्नावली है 8वीं गुणनखंड, हम इसकी बात करें तो गुणनखंड में आपके पास 3 अंक की प्रश्नावली है और यहाँ 3 अंक की प्रश्नावली में एकमात्र प्रश्न मिलेगा 3 अंक का, यहाँ से बस 3 अंक का एक प्रश्न जिसका आंसर 5-7 लाइनों का आपके पास होगा। नवी जो प्रश्नावली चतुर्भुजों को समझना, ये 6 अंक की है, एक अच्छी प्रश्नावली है और यहाँ से आपको 2 प्रश्न है वो एबेसेदे वाले मिलेंगे, साथ में एक प्रश्न है वो 2 अंक का मिलेगा, यानी 1 या 2 लाइन का उत्तर होगा, और एक प्रश्न है और भी है आगे, वो भी छोटा ही होगा, 1-2 लाइन का। तो कुल मिलाकर के 2 छोटे प्रश्न और 2 एबेसेदे वाले प्रश्न, कुल मिला के 6 अंक की प्रश्नावली इस प्रकार से होंगे। 4 प्रश्न यहाँ से आपके पास हो जाएंगे। अगली प्रश्नावली को देखें हम, क्षेत्रमिति को। क्षेत्रमिति प्रश्नावली 5 अंक की है और यहाँ पे 5 अंक का एक ही प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है, मात्र एक प्रश्न बड़ा 5 अंक का, जिसमें आपसे क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद है आलेखों से परिचय। आलेखों से परिचय है वो आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली है उसमें, तो यहाँ वो 7 अंक की प्रश्नावली है और यहाँ आपके पास 1 अंक का एक प्रश्न है छोटा एबेसेदे का, और एक 3 अंक का प्रश्न और साथ में एक 3 अंक का प्रश्न ग्राफ बनाने का या फिर कोई भी आलेख बनाने का होगा, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको चित्र बनाना पड़ेगा, वो दंडालेख का हो या पाई चार्ट का हो, किसी प्रकार का हो, ठीक। और कुल मिला के 3 प्रश्न है यहाँ से, 2 बड़े प्रश्न होंगे 3-3 अंकों के और एक छोटा एबेसेदे वाला प्रश्न होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो होगी बात प्रश्नों की, कुल मिलाकर के 25 प्रश्न है। और आगे हम बढ़े हैं सभी के लिए, पेपर को देखते हैं कैसा है। पेपर पे आ जाइए। सबसे पहले देखते हैं, समय आपके पास 3.5 घंटे का होगा, ठीक है, और पेपर कुल 50 अंकों का होगा। यहाँ सबसे पहले बात कर रहे हैं, पहले प्रश्न के लिए से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआती 11 प्रश्न है वो आपके पास 1-1 अंक के हैं। प्रश्नावली परिमेय संख्या, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, उसमें लिखा हुआ परिमेय संख्याओं के गुणात्मक तत्समक हैं। पहला प्रश्न है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक। देखो, आपने यदि प्रश्नावली पढ़ी है तो गुणात्मक तत्समक है यानी एक ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए जिससे हमने उसे गुणा किया है। जैसे मैं 5 को गुणा करूं, 5 को कितने से गुणा करूं कि 5 ही मिले, तो वो उसका गुणात्मक तत्समक कहलाएगा, यानी 1। तो एक ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कहलाती है गुणात्मक तत्समक संख्या। तो यहाँ 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिए, दूसरे प्रश्न पर कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। ध्यान से समझें इस चीज़ को। पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग केवल कब कब हो सकता है, जब संख्या का इकाई अंक 0 हो, उसके अलावा 1 हो या फिर 4 हो या फिर वो 6 हो। ऐसी संख्याएं आपके पास 9 हो तो ही वो संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती है, अन्यथा नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखिए, 3 लिखा है गलत है, 7 लिखा है गलत है, 2 लिखा है गलत है, क्या आएगा 0। नेक्स्ट पे आ जाइए, तीसरे प्रश्न पे संख्या 16 की वर्ग संख्या है। अब देखिए 16 का वर्ग कौन सा है, 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, तो ये आपके पास 16 का वर्ग है, ठीक है। वर्ग एवं वर्गमूल प्रश्नावली में से प्रश्न है। ये भी नेक्स्ट वाला भी वर्गमूल प्रश्नावली में से ही है कि 25 का वर्गमूल कितना होगा, कितना होगा 5। आप 25 का रूट निकाल सकते हैं, जिसे आप 5 गुणा 5 लिख करके भी प्रदर्शित कर सकते हो, मान कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, जो कि घन एवं घनमूल प्रश्नावली में से है। 10 की घात 3 का मान है। 10 की घात 3 मतलब 10 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, तो कितना मिलेगा 1000, ठीक है। छठा प्रश्न है वो भी घन में से ही, घन एवं घनमूल प्रश्नावली में से ही है, और कहा गया एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। यहाँ पर गुणनखंड लिखे गए हैं, तो क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है जो स्टार लगाया गया है उनको गुणा पढ़ा जाए तो इस संख्या का घनमूल क्या होगा। घनमूल पढ़ने के लिए आपको बताया होगा, जब गुणनखंड दे रखे हो तो 3-3 के एक ट्रिक में से हम एक अंक को काम में लेते हैं, या कहें तो एक गुणनखंड को काम में लेते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 3 त्रिक संख्याएं हैं, तो तीनों को हम एक साथ लिखें, पहले में से 2, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2, 1-1-2 लेंगे तो कुल मिलाकर बनता है कितना 8। तो इस वाले प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 8, जो यहाँ पे दे रखा है सह पार्ट में, तो सह भाग होगा इसका आंसर। 7वें प्रश्न की बात करें, किसी सौदे में लाभ होता है यदि क्रय, लाभ कब होगा, जब आपके पास विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। किससे, क्रय मूल्य से। जितने भी आपने वस्तु खरीदी है उससे ज़्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से अधिक होगा, उस कंडीशन में आपके पास लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी ब। नेक्स्ट आ जाइए 8वें प्रश्न पर। समीकरण दी गई है 6u = 24, तो u का मान है। जब हम u का मान निकालेंगे तो 24 में क्या कर देंगे
6 का भाग दे देंगे, और जब 24 में 6 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4। 9वें प्रश्न की बात करें, चतुर्भुज। ये चतुर्भुज वाली प्रश्नावली में से है कि आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख जो बिंदु हैं, शीर्ष हैं, उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से हो गया। 10वें प्रश्न की हम बात करें तो फिर से चतुर्भुज में से ये किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। एक चतुर्भुज है, उसके सभी चारों कोणों का योग, जो आंतरिक कोण होते हैं, आंतरिक यानी अंदर वाले कोण, कोई भी चतुर्भुज आप बनाते हैं उसके सभी अंदर के कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो 360 को हम कह सकते हैं 4 समकोण के बराबर। ठीक है, 4 गुणा समकोण का मतलब होता है 90, तो टोटल कितना बनता है? 360। तो आपके पास 4 समकोण आंसर आ जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु क्या होता है? x और y के मान 0 0 होते हैं, तो b आपके पास मूल बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 12 से और 21 तक के जो प्रश्न है उनमें से कोई 7 आपको हल करने हैं। कुल मिलाकर के ध्यान रखना, यहाँ पर जो प्रश्न है 12 से 21 से 10 प्रश्न है, और इन 10 में से कोई 7 आपको एग्जाम में हल करने हैं। तो 12वां है, संख्या 256 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 256 में आप 2 का भाग देते जाइए, 2 का भाग देंगे कितने बच जाएंगे? 128। 128 में फिर 2 का देंगे 64 बचेंगे, फिर 64 में 2 का भाग देंगे 32 बचेंगे, और फिर 32 में 2 का देंगे तो 16 बचेंगे, और 16 में 2 का देंगे तो 8 बचेंगे, और फिर 8 में देंगे 2 का, उसके बाद 4 में देंगे 2 का, लास्ट 2 बचेगा, 2 में 2 का। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, तो आप 256 को लिखना चाहें तो 2 की घात 8 भी लिख सकते हो। ये आपके पास 256 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 13वां प्रश्न है, संख्या 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ से वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के खूब सारे मेथड हैं आपको, अब किसी भी रूप में इसे हल कर सकते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल सा है। यदि आप वैदिक वाली विधि से निकालना चाहते हैं तो वैदिक विधि से भी निकाल सकते हैं। वैदिक ना है, यहाँ पर संख्या और संख्या का एकाधिक, यहाँ से इकाई अंक जो भी है आपके पास वो संख्या का वर्ग यानी 5 का वर्ग। ये आपके पास केवल इकाई अंक 5 हो तभी काम करता है भाई, ध्यान रखना। जब 5 इकाई अंक हो तो 5 का स्क्वायर, इसके अलावा जो संख्या बच गई है उस संख्या का एक अधिक करके गुणा कर देना। नेक्स्ट देखिए 14वां प्रश्न, 1 तथा -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपको संख्या रेखा खींचनी है 0, और उसके बाद में पहला जो भी खाना आप एक इकाई के ऊपर बनाएंगे वो आपके पास 1 होगा, या ग्राफ भी प्रदर्शित कर सकते हो। यहाँ खाने पे -1, इधर 1 प्रदर्शित करना है, वाला भाग प्लस इन्फिनिटी होगा, इधर वाला माइनस में इन्फिनिटी होगा। ठीक है, पर ये जरूर प्रदर्शित करना है इस प्रकार से। बात करते हैं हम 15वें प्रश्न की कि 5 के क्यूब -3 के क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब या तो आप सीधे निकाल सकते हो, 5 के क्यूब कितना होता है भाई? 125 होता है। इसमें से 3 के क्यूब कितना होता है? 27। हम घटा देंगे, आंसर आपके पास 98 आ जाएंगे। नहीं तो यहाँ पर आप बीजगणितीय सूत्र भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र, आप तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र से भी इसको प्राप्त कर सकते हो। 16वां प्रश्न है, यदि 15 लोग किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को कितने लोग 30 घंटों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास समानुपात और प्रतिलोम अनुपात वाले प्रश्नावली में से है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रतिलोम अनुपात के रूप में उल्टा, यदि 15 लोग 48 घंटे में काम को करते हैं, एक तरफ हम लोग लेते हैं और एक तरफ हम कार्य के समय को लेते हैं, तो जो समय है वो कितना है? 48। अब हमें उसी कार्य को 30 घंटों में पूरा करना है। 30 घंटों में पूरा करने का मतलब है हमें लेबर बढ़ानी पड़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कितना होगा, तो यहाँ जो अनुपात होगा उसका विपरीत अनुपात इधर होगा। ठीक है, संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? उल्टा काम हो रहा है। संख्या कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है, संख्या ज़्यादा होगी तो आपके पास वक्त कम लगेगा। तो यहाँ प्रतिलोम अनुपात के रूप में आप इसे लिख सकते हो। आप इसे सोल्व करेंगे तो 15:x और समानुपात उल्टा करेंगे 30:48, इस रूप में आप इसको हल करेंगे उल्टे अनुपात के रूप में। ठीक है, आप इसे सोल्व कर लेना, कितना आता है वो आप देखेंगे, आपको आंसर मिलेगा कितना? 24। तो 24 लोग हैं उस कार्य को 30 घंटों में ही पूरा कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए 17वां प्रश्न, XY YZ तथा ZX का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन तीनों को आपको गुणा करना है। XY है, उसके बाद उसका YZ के साथ गुणा करना है, इसके अलावा ZX को करना है। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो x और x 2 बार आ रहे हैं तो x², y और y भी 2 बार हो रहे हैं तो y² हो जाएगा, z और z² हो जाएगा। ठीक है, घाते जुड़ जाएंगे गुणा करने पर। 18वें प्रश्न की हम बात करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक लाइनों के प्रश्न आंसर है इनके। 18 प्रश्न, दिए गए समान चतुर्भुज के कोण XY का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये 100 का है तो समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये भी 100 का होगा, और x और y भी सम्मुख कोण है, इसलिए कैसे होंगे? बराबर होंगे, तो x बराबर y होगा। अब आप उनको कैसे निकालेंगे? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो आप 360 में से क्या कर देंगे?
100 को घटा देंगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, x प्लस वाई का। पर x और y तो दोनों समान है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। तो 360 में से 360 है भाई, 3600 लिख दिया है गलती से, तो 360 है, आप इसको थोड़ा सा इतना ही माने। 360 में से हम घटा देंगे कितने, 200। 360 में से हम 200 घटाएंगे तो बचेगा 160, और 160 में 2 का भाग देंगे तो x और y दोनों के मान समान है, यानी कितने आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। तो ये 18वां प्रश्न है, 80 आंसर होगा x और y दोनों के लिए। 19वां प्रश्न, किसी भी माप का एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाइए। समलंब चतुर्भुज की जानकारी होनी चाहिए कैसा होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। तो आप कोई दो आमने सामने की भुजाएं समांतर खींच लेंगे, बाद में आप उसको मिला लीजिए कैसे भी रूप में। कोण कितने का बन रहा है वो कोई जरूरी नहीं है, बस दो रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो जैसे मैंने ये दोनों समांतर खींच दिए, समलंब चतुर्भुज हो गया है। कोई नापतोल नहीं करनी है, रेखाएं समांतर होनी चाहिए, दो आमने सामने वाली। ठीक है। 20वें प्रश्न की बात करें, बीजीय व्यंजक 2x² प्लस में 9x माइनस में 10 तथा 5x² माइनस में 5x प्लस 5 का योग ज्ञात कीजिए। आपको दोनों को जोड़ना है। बीजीय व्यंजकों को जोड़ने के बारे में पढ़ा होगा कि हम समान घात वाले पदों को साथ साथ जोड़ते हैं। तो इन दोनों की प्रकृति एक जैसी थी, x², तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7x² हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, केवल दिस गुणांक होता है वो ही जुड़ता है, तो 5 और 2 7 और x² एज इट इज रहेगा। फिर देखो 9x और यहाँ है 5x, तो 9x और माइनस का 5x, तो 9 में से 5 घट जाएंगे क्योंकि माइनस का है 5, तो 9 में से 5 कम कर देंगे तो प्लस के 4x हो जाएंगे। ऐसे ही 10 माइनस के हैं, प्लस के 5 है, तो कितना शेष बचेगा, माइनस के 10 में से 5 कम कर देंगे प्लस के, तो माइनस के 5 रह जाएंगे। ये आपके पास योग आ जाएगा। तो छोटा सा प्रश्न है। 21वें प्रश्न को देखिए, संख्या 18 का घन ज्ञात कीजिए। 18 का घन निकाल सकते हो आप, 18 की क्यूब, चाहे तो 18 गुणा 18 गुणा 18 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप सूत्रों की सहायता से इसे ज्ञात कर सकते हो। 18 को आप 20 माइनस 2 लिख करके भी ज्ञात कर सकते हो सूत्र की सहायता से। 20 माइनस 2 का क्यूब आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लगाएंगे, a की जगह 20 रखेंगे और b की जगह 2 रखेंगे, आपके पास क्यूब या कहें तो घन आ जाएगा। आगे देखिए, 22 से 29 तक के जो प्रश्न हैं उनमें से कोई 5 हल करने हैं। तो 22 से 29 तक के जो प्रश्न हैं वो कुल मिला के 8 हैं। 8 में से कितने प्रश्नों को हल करना है, 5 को, कोई से 5 जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, 22वां प्रश्न अब हम देखो सोल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़े प्रश्न बड़े हो गए हैं। 22वां प्रश्न है वो आपके पास किस में से आ गया है, चक्रवृद्धि ब्याज वाली प्रश्नावली जो है उसमें से आपको ये मिल गया है, तो ध्यान रखेंगे उसका। 23वां प्रश्न है बीजीय व्यंजकों का है, तो आपके पास ये प्रश्न मिला है, आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रत्येक प्रश्न है वो कितने का है भाई, 3 अंक का है। ध्यान रखेंगे, थोड़े प्रश्न बड़े हो गए, 3 अंक के रूप में आया है ये प्रश्न। समीकरण को हल करना है और p बराबर 1 रख करके इसमें मान निकालना है कि कितना आएगा। p का मान 1 पुट कर दोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी वो चेक करना है। ठीक है, ये तो सरल करना है, सरल करोगे तो p का मान मिलेगा। सरल कैसे करते हैं, बराबर 0 रख करके सरल करते हैं। तो यहाँ से p का मान मिल जाएगा बराबर 0 रखकर हल करने पर। p में एक द्विघात समीकरण बनेगी, उसे सरल कर लेंगे। फिर p का मान 1 रख लेंगे इसमें और पता लग जाएगा p का मान 1 रखने पर कितना मिलेगा। 24वां, 2 व्यंजक मिले हैं, इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों को गुणा करना है भाई बस। और 25वां प्रश्न है उसमें गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 26 में, तो 26 में आपके पास एक व्यंजक मिला है, इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, संख्याओं के अलग करना और बाकी जो चर राशियां हैं उनके अलग गुणनखंड करना। जो कॉमन मिलता है वो आप यहाँ पे एक साथ लिख सकते हो। बाकी 27वें प्रश्न को देखें तो आलेख में बिंदु ABC के निर्देशांक लिखिए। आपको ग्राफ बना करके दिया गया है, इसमें ABC के निर्देशांक बताने, ABC के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। A के निर्देशांक देखो, सबसे पहले x निर्देशांक लिखा जाता है बिंदु का, तो नीचे देखिए कितना है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर कोमा का चिन्ह लगाते हैं और इधर देखते हैं तो यहाँ y निर्देशांक भी कितना है 2 है, तो इसको लिख देंगे हम 2। यहाँ आ जाइए B बिंदु पर, तो B में x का मान कितना है, x निर्देशांक है 4, तो पहले x निर्देशांक को लिखेंगे। फिर इधर जाएंगे B के सामने इधर चलते हैं तो 3 मिल रहा है, तो यहाँ 3 आ जाएगा y निर्देशांक। ऐसे हम C पे आते हैं तो C में आपके पास x निर्देशांक है वो तो 6 है और y निर्देशांक कितना है, इधर चलते हैं तो 1 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक 6 1 हो जाएंगे। ऐसे ही 28वें प्रश्न को देखें हम, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए आलेख बनाइए। यहाँ पे आपके पास पेनों की संख्या मिली है, उसका मूल्य मिला है, तो आप आलेख बना सकते हैं। ठीक है, दंडालेख हो जाएगा, बन जाएगा, आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। 29वें को देखें, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1600 रुपये है और उसे 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो बट्टा या बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत आपको यहाँ पे बट्टा दे दिया गया है। ठीक है, आप निकाल के देखना, आपको यहाँ पे 20% का बट्टा मिला है, आप चेक करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30वां प्रश्न, समीकरण बड़ा प्रश्न आ गया, 5 अंक का है ये। ठीक है, साथ में अथवा मिला है इस प्रश्न में। हमने पहले कहा था बड़े जो प्रश्न होंगे ऐसे वाले उसमें आपको अथवा मिलेगा, तो आपको यहाँ पर किन्हीं एक प्रश्न को हल करना है। 2 मिले हैं, 2 में से किसी एक को आप हल करेंगे। पहले वाले की हम बात करते हैं तो एक समीकरण मिली है, इसको हल करना है। ठीक है,
इसे सरल करके देखेंगे क्या जो भी मान मिलेगा टी की वैल्यू आपको यहाँ से बतानी है। इसके अलावा यदि आप उसे हल नहीं करते हैं तो दूसरा प्रश्न मिला है, शंभू और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखिक समीकरणों वाली प्रश्नावली का ही हल है। ठीक है, बहुपद एवं रेखिक समीकरणों वाली जो प्रश्नावली है बीजीय व्यंजकों वाली, उसमें से बनाया गया 5 अंक का प्रश्न है। ऐसे ही 31वें प्रश्न को देखें, ये भी एक बड़ा प्रश्न है 5 अंक का, अथवा यहाँ भी मिला है। यह क्षेत्रफल की बात हो रही है कि घनाकार डब्बे का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, डब्बे की लंबाई पूछी गई है। लंबाई मतलब डब्बे की भुजा पूछी गई है। घनाकार डब्बा है तो घनाकार डब्बे की भुजा कितनी है वो बताना है। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और भुजा को ज्ञात कर लेंगे। इसके अलावा इसमें अथवा मिला है, एक बेलनाकार पाइप जिसकी लंबाई ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है और व्यास 14 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, 2πr और h + r, ये आपके पास मान होता है। r यानी त्रिज्या, व्यास से त्रिज्या मिलेगी 7, 14 व्यास है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है और ऊंचाई h का मान 15 है। इस सूत्र में रख देंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे और आप इस बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात, बेलनाकार पाइप का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मैथमेटिक्स का पेपर। जो छोटे क्वेश्चंस थे हमने उनको समझाने की कोशिश की है। अब आप इन पेपर में ये देखेंगे कि कौन सा प्रश्न कौन सी प्रश्नावली में से किस स्थान पर आया है। तो ये ध्यान रखना, जैसे हम ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ग्राफ बनाने का प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है 28वां, तो ये 28वां प्रश्न है, वो आलेख बनाने का है सांख्यिकी प्रश्नावली का। तो वैसे ही 28वां हमेशा आपको यहाँ पर आलेख बनाने का ही मिलेगा। 29वां प्रश्न है, बट्टे के बारे में पूछा गया है, तो बट्टे वाली प्रश्नावली में से 29वां प्रश्न ही रहेगा जो कि 5 अंक का होगा। ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो 27वां ही रहेगा। आपको ऐसे कैसे एग्जाम में पेपर मिलेगा, बस प्रश्न बदल जाएंगे पर होंगे उन्हीं प्रश्नावली में से जिन प्रश्नावली में से प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, शायद मेरी बात आप समझे होंगे। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो बिल्कुल अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय।